प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक वसंत भाग 2 गुलमोहर हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 14 है खान पान की बदलती तस्वीर और हिंदी व्याकरण में लेखन कार्य सार लेखन का व्याख्यान 1 करेंगे। आज इस व्याख्यान में हम खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का सार पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। साथ ही साथ गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखन कार्य में से सार लेखन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 है खान पान की बदलती तस्वीर का व्याख्यान 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। लेखक का नाम प्रयाग शुक्ल। नाम क्या है? प्रयाग शुक्ल। उनका जन्म हुआ 28 मई 1940 कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। उनकी रचनाओं में कविता संभव, यह एक दिन है, रात का पेड़ आदि। उन्हें पुरस्कार जो मिला वो मिला द्विज देव सम्मान। तो ये हमने पढ़ा लेखक परिचय। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। कठिन शब्दार्थ। पहला शब्द विज्ञापित, मायने विज्ञापन में दिखाया गया। दूसरा शब्द है निखालिस, मायने पवित्र, शुद्ध। तीसरा शब्द पुनरुद्धार, मायने दोबारा उद्धार करना, कल्याण करना। चौथा शब्द जटिल प्रक्रिया, मायने मुश्किल तरीका। और पांचवा शब्द है हमारे पास मिश्रित। मिश्रित मायने मिली जुली। अब हम पढ़ेंगे पाठ के सार के बारे में। तो पाठ का सार। पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने आधुनिकता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर दिखाई है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में काफी बदलाव आया है। तो यानी कि यह पाठ खान पान की बदलती तस्वीर हमें क्या बता रहा है, यानी कि इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रयाग शुक्ल जी हमें ये बता रहे हैं कि आजकल का जो भागम भाग आधुनिकता से भरा जीवन है, इस जीवन में जो हमारा खाना पीना है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। यानी कि हम पहले जिस तरह का खाना पीना जो हमारा भोजन था उसमें अब काफी बदलाव आ चुका है। पहले हम अपने स्थान विशेष का भोजन ही खाते थे, लेकिन अब जो है हमारे अपने स्थान विशेष के अलावा दूसरे प्रदेशों और विदेशों के भी भोजन ने हमारे घरों में जगह ले ली है, जिससे यदि कुछ फायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं, क्योंकि हम अपने स्थान विशेष के भोजन को भूलते चले जा रहे हैं और बिना भोजन की गुणवत्ता को जाने, बिना उसके हमें क्या फायदे मिल सकते हैं ये जाने, हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए ही भोजन को खा रहे हैं, जिससे हमें कोई भी पौष्टिक आहार जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसी बदलाव की हम और प्रयाग शुक्ल जी ने हमारा ध्यान दिलाया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। दक्षिण भारत के खाद्य व्यंजन इडली, डोसा, वड़ा, सांभर वहीं तक सीमित नहीं रहे। यानी कि जो दक्षिण भारतीय व्यंजन है वो अब केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में फैल चुके हैं। यानी कि किस भारतवर्ष के किसी भी कोने में आपको कोई भी दक्षिण भारतीय व्यंजन मिल जाएगा। उसी प्रकार उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी सब जगह फैल चुकी है और इसके अलावा फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं है। बर्गर व नूडल्स सभी स्थानों पर मिलते हैं। तो हमें यहाँ क्या बताया गया कि दक्षिण भारत के खाद्य व्यंजन अब केवल दक्षिण भारत की शोभा नहीं बढ़ाते, वे पूरे भारतवर्ष में फैल चुके हैं। उसी प्रकार उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है, ढाबे का भोजन है, वो भी
हर जगह यानी भारत के हर प्रांत में फैल चुका है। इसके अलावा हमारे भोजन में विदेशी व्यंजनों ने भी स्थान पाया है, यानी कि विदेशी जो व्यंजन फास्ट फूड हैं, बर्गर, नूडल्स आदि, ये भी अब हमें सभी स्थानों पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आजकल सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं। आजकल किसी भी प्रदेश का व्यंजन किसी भी दूसरे प्रदेश में किसी भी दूसरे स्थान पर मिल जाता है, जबकि पहले क्या होता था, ये अपने प्रांत की विशेषता हुआ करते थे। खान पान की संस्कृति जो है अब वो बिल्कुल ही बदल चुकी है। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता यानी विभिन्न प्रकार के भोजनों ने अपना स्थान बना चुकी है। इस बदलती खान पान की संस्कृति का और ये जो खान पान की बदलती संस्कृति है, इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारी नई पीढ़ी यानी बच्चों पर, आप लोगों पर पड़ा है। इससे वह वर्ग यानी कि जो बच्चों का वर्ग है, नई युवा पीढ़ी है, शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानती है। इसलिए प्रतिदिन स्थानीय व्यंजनों का प्रभाव जो है क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। खान पान की संस्कृति से एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है, यानी कि खान पान की संस्कृति कभी विशेष रूप से उसी स्थानीय विशेष व्यंजन के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अब वो संस्कृति बदल गई है और वो एक मिश्रित संस्कृति बन गई है। आजकल शहरी जीवन की भागम भाग व महंगाई के कारण उन्हीं देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। कामकाजी महिलाओं को भी आज व्यंजनों को जल्दी से बनाने की अनेक विधियां मालूम हैं, यानी कि खान पान कि जितनी भी जल्दी से जल्दी बनाने वाली विधियां हैं वो आजकल की सभी महिलाएं जानती हैं। खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत क्या आ चुके हैं, एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। इसके अलावा खान पान की संस्कृति राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देती है। और क्या किया है खान पान की संस्कृति ने, राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया है। और इसे और बढ़ाने के लिए हमें खान पान के साथ साथ एक दूसरे की बोली, भाषा, वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थानीय व्यंजन भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये है नुकसान। अब तक हमने पढ़े थे फायदे और एक नुकसान हमने जाना कि इस सब का फायदा तो क्या है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है। खान पान के साथ साथ हम अपनी बोली, भाषा, वेशभूषा को भी अगर जानने का प्रयत्न करें तो दूसरे प्रांतों के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ होने वाले नुकसानों में सबसे पहला नुकसान, स्थानीय व्यंजन भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। उत्तर भारत के जो व्यंजन हैं उनकी दुर्गति हो गई है, यानी कि उन्हें अब कहीं स्थान नहीं मिलता। कई व्यंजन जो कभी आम रूप में मिला करते थे, हर गली हर नुक्कड़ पर मिल जाया करते थे, आज वो 5 सितारा होटलों में ही मिलने लगे हैं। यह बात सच है कि आधुनिकता की दौड़ में क्या हुआ है, स्थानीय चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। जितनी भी स्थानीय चीजें हैं वो सब पीछे छूट रही हैं।
आज स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की। अब लेखक चिंतित है यहाँ पर और वो चाहता है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार किया जाए। पुनरुद्धार की आवश्यकता है। खान पान की संस्कृति से हम कई बार चीजों का वास्तविक स्वाद नहीं ले पाते। हमें जो है चीजों का कई बार वास्तविक स्वाद नहीं मिल पाता। और ऐसा कहाँ होता है? जब हम किसी शादी में, पार्टी में, समारोह में, प्रीति भोज में जाते हैं तो हम किसी भी चीज का सही रूप में स्वाद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतनी वैरायटीज होती हैं कि हम केवल हर वैरायटी को चखने में ही लगे रहते हैं। सबका स्वाद जो हमारे मुंह के अंदर मिश्रित हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति ही बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है। अब लेखक हमें बता रहा है कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें समय अनुसार उसकी जांच करते रहना चाहिए। हम उसकी जांच करते रहें कि ये जो खान पान की संस्कृति है जो अब इतनी बदल चुकी है, जिसमें न सिर्फ स्थानीय व्यंजन तो लुप्त ही हो गया है, बाहरी चाहे वो अन्य प्रांतों के व्यंजन हो या विदेशी व्यंजन हो, उन्होंने स्थान ले लिया है हमारे घरों में, और जिसकी वजह से जो है हमारा स्थानीय व्यंजन जो लुप्त हो चुका है उसकी ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है, और लेखक उसी की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्नोत्तर में, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या अभिप्राय है या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो हमें खान पान की मिश्रित संस्कृति के बारे में बताना है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या अभिप्राय है, और उदाहरण किसका देना है? अपने ही घर का। उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय, अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपनी पसंद के आधार पर दूसरे प्रांत के खाने की चीजों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करना। इसके साथ साथ जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से, बड़े ही मजे से खाए जाते हैं, और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन और उत्तर भारत में मिलने वाले ढाबे के जितने भी व्यंजन हैं सभी जगह पाए जाते हैं। यहां तक कि पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन बर्गर, नूडल्स, पिज्जा का चलन भी बहुत बढ़ा है, यानी कि अपने स्थान विशेष के व्यंजनों को छोड़कर अन्य प्रांतीय व्यंजन और पश्चिमी सभ्यता के व्यंजन। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैंने उदाहरण स्वरूप, मैं उत्तर भारतीय हूं, हमारा भोजन रोटी, दाल, चावल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर हमारे घर में अधिक पसंद किए जाते हैं। प्रश्न 2, खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? तो यहां पर दोनों बताने हैं, फायदे भी और नुकसान भी। फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है?
अब लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, ये बात जो है हमें इसके नुकसान से पता चलेगी। तो खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। दूसरा फायदा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। फिर है तीसरा फायदा, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। चौथा फायदा है, बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। इसका पांचवा फायदा, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना, तो देश विदेश के व्यंजनों की जानकारी होना। छठा, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। हमने पढ़े कुछ फायदे, और अब खान पान में बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। तो यानी कि अब हम पढ़ेंगे खान पान की मिश्रित संस्कृति से होने वाले नुकसानों के बारे में। और वे नुकसान हैं, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। दूसरा नुकसान, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। साफ सफाई, शुद्धता, इस और तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। अब है प्रश्न संख्या 3, खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? उत्तर, खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन खाने की आजादी, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे व नमकीन आदि पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीजें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, यानी किसी भी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं और आज भी रहेंगी। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं, यानी कि चुनते हैं बच्चे, ये खाना है नहीं, ये खाना है नहीं। अगर कहीं पिज्जा खाना है, नहीं आज मन नहीं है। बर्गर खाना है, नहीं आज मन नहीं है। पास्ता, हाँ आज पास्ता खा लेते हैं। कि स्थानीय व्यंजन क्या होते जा रहे हैं? प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं।
आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति अवगत यानी परिचित भी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके स्थान विशेष का जो व्यंजन है वो क्या क्या है। कई व्यंजनों के बारे में तो वो जानते तक नहीं है, क्योंकि उनके घरों में अब अन्य प्रांतों और विदेशी व्यंजनों को ही प्राथमिकता मिल रही है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। हाँ, 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने का चलन है या परोसने लगे हैं। 5 सितारा होटलों की तो ये स्थानीय व्यंजन शोभा है, लेकिन आजकल घरों में इन्हें स्थान जो है बहुत कम दिया जा रहा है। अब है बेटा हमारे पास सार लेखन। अब तक हमने क्या पढ़ा? प्रश्नोत्तर किए, अभ्यास प्रश्नोत्तर पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के। किसी दिए गए गद्यांश या अनुच्छेद में कही गई मुख्य बात को संक्षिप्त करके अपनी भाषा में लिखना ही सार लेखन कहलाता है। हमने अभी पढ़ा सार लेखन किसे कहते हैं? कोई भी दिया गया गद्यांश या कोई भी दिया गया अनुच्छेद जिसे हम पढ़ते हैं और उसमें जो भी मुख्य बातें होती हैं उन्हें संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखना। मान लीजिए आपके पास 80 शब्दों का एक अनुच्छेद है और आपको कहा जाता है इस अनुच्छेद को पढ़ो, तो आप क्या करोगे? 3 से 4 बार उसे पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जो है इसका सार लिखो, यानी अपने शब्दों में, यानी कि 80 शब्दों को अपने 15 से 20 शब्दों में, 25 शब्दों में आपने क्या करना है? पूरे अनुच्छेद का निचोड़ जो है, जो मुख्य उसमें बातें हैं, जो बताया गया, जो समझाया गया, वो आपको संक्षिप्त रूप में लिखना होगा और वो क्या कहलाता है? सार लेखन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार लेखन किसी पठित गद्यांश का भी हो सकता है तथा किसी अपठित अंश का भी। तो हमने क्या जाना कि जो सार लेखन है वो पठित गद्यांश का भी हो सकता है और एक अपठित अंश का भी। छात्रों का भाषा पर, इससे पता क्या चलता है जब हम ये सार लेखन लिखते हैं कि छात्रों का भाषा पर कितना अधिकार हुआ है, वे किसी अंश को पढ़कर उसे कितना समझते हैं, इन सब की जानकारी के लिए प्रायः अपठित गद्यांशों को सार लेखन के लिए दिया जाता है। यानी कि बच्चों को अपठित गद्यांश ही दिए जाते हैं सार लेखन के लिए, ताकि पता चल सके कि छात्रों का भाषा पर कितना अधिकार है और वे किसी अंश को पढ़कर उसे कितना समझते हैं और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सार लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें। तो अब हम सार लेखन जो है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे, जिसमें पहले गद्यांश को हमें क्या करना है? सबसे पहले तो 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे समझना है कि लेखक क्या बात कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हम करेंगे गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे ये समझने की कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम से हमें क्या बात कहना चाह रहा है। आगे जो भी महत्वपूर्ण बात कही गई है उस अंश पर पेंसिल से हमें क्या लगाना है? रेखा खींच लेनी है। कि हम क्या करेंगे? रेखा खींच लेंगे। सारांश मूल अंश का लगभग
कितना होना चाहिए? 1/3। मैंने अभी बताया ना, अगर 80 शब्दों का है तो आपको कितना, कम से कम 20 शब्द तो होने चाहिए। सारांश में वे सब प्रमुख बातें अवश्य आ जानी चाहिए जो मूल गद्यांश में कही गई हैं। यानी कि मूल गद्यांश में कही गई सारी प्रमुख बातें आपके सारांश में जरूर आनी चाहिए। समस्त गद्यांश को पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। गद्यांश का शीर्षक इसी केंद्रीय भाव पर आधारित होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सारांश में वे सब प्रमुख बातें अवश्य आ जानी चाहिए जो मूल गद्यांश में कही गई हैं। समस्त गद्यांश को पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। गद्यांश का शीर्षक इसी केंद्रीय भाव पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण। तो अब हमने एक उदाहरण लिया है। सबसे पहले हम एक अनुच्छेद का अंश पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम उसका सार लिखेंगे। संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं और जिनका स्थायी मूल्य होता है। मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए? विनय, उदारता, कष्ट, सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अति आवश्यक है। अति आवश्यक, अत्यावश्यक, अति जमा आवश्यक, संधि विच्छेद है यहां और मिले आपस में तो ये हुआ अत्यावश्यक। तो हमने अब तक पढ़ा कि संसार में अमरता किन लोगों को मिलती है? उन लोगों को जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं और जिनके जीवन का कोई स्थायी मूल्य होता है। मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट, सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन या सादा सरल बनाते हैं। जीवन में सादगी लाने के लिए दो बातें विशेष रूप से करणीय हैं, यानी कि करनी चाहिए। प्रथम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य न छोड़ना। दूसरा, द्वितीय, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना, यानी कि आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, जरूरतों को कम करो और कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें धैर्य यानी धीरज मत छोड़ो। सादगी का विचारों से भी घनिष्ठ संबंध है। सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान किससे होती है? उसके विचारों और करनी से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जागृत रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सादगी मनुष्य के चरित्र का अंग है।
वह बाहरी चीज नहीं है। सार, हमने ये अनुच्छेद पढ़ा और अब हम उसका सार कर रहे हैं। स्थायी जीवन मूल्यों का पालन करने वाले तथा लोगों के समक्ष आदर्श उपस्थित करने वाले लोग ही संसार में अमर कहलाते हैं। हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसे इस एक लाइन में लिखा कि स्थायी जीवन मूल्यों का पालन करने वाले तथा लोगों के समक्ष आदर्श उपस्थित करने वाले लोग ही संसार में क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए? दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा था विनय, उदारता, साहस, कष्ट सहने की क्षमता यानी कष्ट सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुण मनुष्य को क्या बनाते हैं? अहंकारहीन बनाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखें और अपनी आवश्यकताओं को कम करें। जो व्यक्ति विवेकशील है वही अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सकता है। सादगी तो मनुष्य के चरित्र का अंग होती है। शीर्षक सादा जीवन उच्च विचार। हमने क्या पढ़ा? सार किया। सार में हमने सारी बातें जो भी हमने अनुच्छेद में पढ़ी थी उनका निचोड़ जो है 18 से 20 शब्दों में यानी कि कुछ वाक्यों में 5-7 वाक्यों में ही हमने कर दिया और साथ ही साथ हमने इस सार को एक शीर्षक भी दिया और वो शीर्षक है सादा जीवन उच्च विचार। यानी कि आपको भी इसमें क्या करना है? सार लेखन में एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उसे ध्यान पूर्वक 3 से 4 बार पढ़ना है और फिर अपने सीमित शब्दों में 1/3 शब्द उस अनुच्छेद के लेने हैं और उन शब्दों में उसका सार लिखना है। तो आज हमने पढ़ा पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर और हिंदी व्याकरण में हमने लेखन कार्य में किया सार लेखन। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में बेटा पृष्ठ संख्या 188 से 191 पर दिए गए सार लेखन के उदाहरणों को पढ़ो और वीडियो में कराए गए पाठ 14 के अभ्यास प्रश्न उत्तर पक्की कॉपी में लिखो। तो यानी कि आपका गृह कार्य क्या है? पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के 3 प्रश्नोत्तर आज आपने इस वीडियो में किए। तो ये 3 प्रश्नोत्तर आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखने हैं और गुलमोहर हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर पृष्ठ संख्या 188 से 191 और आपकी पुस्तक में 189 से 192 तक भी हो सकती है, पर दिए गए जितने भी सार लेखन के उदाहरण हैं उन्हें आपने पढ़ना है, समझना है और 1/3 भाग में सार किस प्रकार लिखते हैं ये जानना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।